Hello students, today I am going to start a very interesting chapter, Landscape of the Soul. This is chapter 4 of class 11 Hornbill. Hornbill का जो chapter 4 है वो है Landscape of the Soul और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। आपको पहले तक तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको ध्यान से जब सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या चीज है ये। एक्चुअली ये पेंटिंग के बारे में है। दो तरह की पेंटिंग, एक तो चाइनीज पेंटिंग और दूसरा यूरोपियन पेंटिंग। चाइनीज पेंटिंग क्या विशेषता है और यूरोपियन पेंटिंग क्या विशेषता है, दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। जो चाइनीज पेंटिंग है वो थोड़ा मैजिकल होता है, थोड़ा रहस्य से भरा होता है, और जो यूरोपियन पेंटिंग होता है उसमें रियलिज्म होता है, उसमें सच्चाई होती है। तो इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे आप देखेंगे कि जो चाइनीज पेंटिंग होती है वो क्या होती है और यूरोपियन पेंटिंग होती है वो क्या होती है। एक पुरानी कहानी है वू डाओजी के बारे में। एक पर्सन था, एक आदमी था वू डाओजी। तो जो वू डाओजी था 8वीं शताब्दी में वो चाइना में रहता था और एक पेंटर था। हिज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप ऑफ द सोल। जो उसकी अंतिम पेंटिंग थी वो थी लैंडस्केप ऑफ द सोल। अब लैंडस्केप ऑफ द सोल क्या है? लैंडस्केप को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक है माउंटेन और दूसरा है वाटर। यानी वो एक ऐसी पेंटिंग बनाता था जिसमें पहाड़ भी होते थे और जिसमें नदियां भी होती थी। तो दोनों मिलाकर हो गए लैंडस्केप। आप कहते हैं कि लैंडस्केप कितना सुंदर है, इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई पहाड़ होगा, कोई ना कोई नदियां होंगी। तो जो चाइनीज पेंटिंग करते थे उसमें एक तो माउंटेन होता था और एक तो रिवर होता था। दोनों के बगैर पेंटिंग अधूरा रहता था। तो इस तरह से वू डाओजी जो पेंटर था, चाइनीज पेंटर था, वू डाओजी ने क्या कहा? वू डाओजी ने एक पेंटिंग बनाया और किसके कहने पर बनाया? टैंग एम्परर जुआंग। एक एम्परर था टैंग एम्परर। टैंग एम्परर था जुआंग। तो जुआंग वाज अ टैंग एम्परर। तो जो वू डाओजी था उसने टैंग एम्परर के कहने पर एक पेंटिंग बनाई और पेंटिंग क्या बनाई? लैंडस्केप बनाई। और राजा का नाम था जुआंग। तो उसने पेंटर से कहा कि मुझे पैलेस वॉल को डेकोरेट करना है। राजा ने पेंटर को, वू डाओजी को आदेश दिया कि उसको पैलेस वॉल को डेकोरेट करना है, इसके लिए पेंटिंग बनाना है। तो पेंटर ने पेंटिंग बनाई, उसमें माउंटेन था, रिवर था, लेकिन वो बहुत ही मिस्टीरियस था, वो बहुत ही सुपर नेचुरल था, वो बहुत ही रहस्यमय था। राजा उस बात को नहीं समझ पाया। जब राजा उस पेंटिंग को देखने गया तो पेंटर ने कहा कि देखिए, अगर मैं ताली बजाऊंगा तो पेंटिंग में जो गुफा दिखाई दे रहा है उसका दरवाजा खुल जाएगा। राजा को उस पेंटिंग का अंदाजा नहीं था कि पेंटिंग इतना रहस्यमय हो सकता है। उसने पेंटिंग में जान डाल दी थी। जो चाइनीज पेंटिंग होता था, पेंटर जो पेंटिंग करते थे वो सच हो जाता था। वो नदियां बनाते थे, नदियों में पानी बहने लगता था। वो पर्वत बनाते थे, पर्वत से बर्फ पिघलने लगता था। यानी कुल मिला के बहुत ही मैजिकल था। तो पेंटर ने राजा को बुलाया और कहा कि महाराज, मैंने पेंटिंग तैयार कर लिया है, चलिए देखिए। राजा उसको देखने गए और राजा पेंटिंग की गहराई को समझ नहीं पाए। पेंटर ने ताली बजाई और गुफा का दरवाजा खुल गया। यानी पेंटिंग में जो गुफा बना हुआ था उसका दरवाजा खुल गया। फिर पेंटर ने कहा कि मैं आपको अंदर का सीन दिखाता हूं, अंदर बहुत शानदार है। राजा तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कैसे हो गया चमत्कार। तो पेंटर ने ताली बजाई और गुफा का दरवाजा खुल गया और पेंटर उसके अंदर चला गया। राजा को पेंटिंग की समझ नहीं थी तो राजा बाहर चला गया, वो बाहर रह गया और पेंटर और पेंटिंग दीवार के साथ गायब हो गए। है ना करामात? क्योंकि चाइनीज पेंटिंग में ऐसे ही होता था। ये जो है चाइना के जो क्लासिकल एजुकेशनल बुक है उसमें इस तरह की पेंटिंग दिखाई देती है, इसमें इस तरह की कहानियां लिखती है। चाइना
यूरोपियन पेंटिंग के बारे में। जो यूरोपियन पेंटिंग होता था वो फुल ऑफ रियलिज्म होता था, मतलब वो जैसा होता था वैसा ही दिखता था। चाइनीज पेंटिंग जैसा होता था वैसा ही दिखता था। चाइनीज पेंटिंग को देखने का नजरिया जैसा होता था वैसा दिखता था। अगर हम किसी चीज को गलत देख रहे हैं तो गलत दिखेगा, अगर हम किसी चीज को अच्छा देख रहे हैं तो अच्छा दिखेगा। लेकिन यूरोपियन पेंटिंग में ऐसा नहीं था। यूरोपियन पेंटिंग में, यानी जो हम इसको वेस्टर्न पेंटिंग भी कह सकते हैं, उसमें एक कहानी है आंटवर्प की। आंटवर्प एक नाम का जगह था जहां पर एक ब्लैक स्मिथ रहता था, एक मास्टर ब्लैक स्मिथ। उसको एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। अब हम वेस्टर्न पेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो आंटवर्प नाम की जगह पे एक ब्लैक स्मिथ रहता था। ब्लैक स्मिथ को पेंटर की बेटी से प्यार हो गया, तो फादर इन लॉ को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि हमारा दामाद है वो भी पेंटर ही हो। अब एक ब्लैक स्मिथ था और एक पेंटर था, तो वो चाहते थे कि पेंटर खानदान से कोई आए। उसने मना कर दिया। अब जो भाई ब्लैक स्मिथ साहब थे ये छुपे हुए रुस्तम थे, मतलब ये कला जानते थे लेकिन बताते नहीं थे। भले वो ब्लैक स्मिथ थे लेकिन पेंटिंग में महारत था नहीं। वो चूंकि उनकी बेटी से प्यार करते थे, इसलिए चुपके से अपने फादर इन लॉ के स्टूडियो में गए। उन्होंने जो लेटेस्ट पेंटिंग बनाई थी उस पर एक मक्खी बना दिया, उस पर एक फ्लाई बना दिया, और वो मक्खी जो फ्लाई था इतना रियल दिख रहा था कि पेंटर जो उनके फादर इन लॉ थे उसको उड़ाने गए। तब पता चला कि ये तो पेंटिंग है। तो उनको लगा कि मेरा भी बाप मौजूद है, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि मुझसे भी बड़ा पेंटर कोई है। और तब उनको पता चला कि जो ब्लैक स्मिथ है जो मेरी बेटी से प्यार करता है ये वही पेंटर है। तो उन्होंने उसको अपना शागिर्द बना लिया और अपनी बेटी की शादी कर ली। तो ये है वेस्टर्न पेंटिंग का एग्जाम्पल। जो चाइनीज पेंटिंग था वो चाहता था कि राजा उसको अपनी आंखों से देखे। चाइनीज पेंटिंग जो बनाते थे वो एक आत्मा का रिलेशनशिप था, मतलब अगर कोई पेंटिंग है और हम उसको किस एंगल से देख रहे हैं, हमको अगर हमारे दिल में पाप है तो हमें लगेगा वो बहुत बुरा सा दिख रहा है। एक इल्यूजन टाइप का था। जैसे एक साइकोलॉजी में एक टेस्ट होता है, उसमें हम एक व्यक्ति के मनोभावों को जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई उल्टा पुल्टा कोई फिगर बना लिया जाए और कोई भूखा इंसान उसको देखे तो कहेगा कि इसमें खाने की चीज दिखाई दे रही है। उसी तरह से कोई बहुत खुश आदमी है वो कहेगा इसमें फूल दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह चाइनीज पेंटिंग भी था। चाइनीज पेंटिंग को देखने का नजरिया देखने वाले पर डिपेंड करता था। राजा को पेंटिंग की समझ नहीं थी तो पेंटर पेंटिंग के अंदर चला गया और राजा बाहर रह गया। जो क्लासिकल चाइनीज पेंटिंग होता है वो फिगरेटिव पेंटिंग होता है, मतलब जो क्लासिकल चाइनीज पेंटिंग होता है वो एक्चुअल व्यू नहीं दिखाता है, बल्कि उसको आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं और बहुत सारे जो फिगर होते हैं वो सब एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो जो चाइनीज पेंटर था, चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। तो चाइनीज पेंटिंग रियल नहीं होता है बल्कि वो बहुत ही मिस्टीरियस होता है, बहुत ही सुपरनैचुरल होता है। दिस इज एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग। यानी चाइनीज पेंटिंग जो पेंटिंग बनाते हैं वो एक पार्ट दूसरे पार्ट से अटैच होता है, दूसरा पार्ट तीसरे पार्ट से अटैच होता है, यानी पूरी तरह से एक सीरीज होता है। चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आईज। चाइनीज पेंटर ये नहीं चाहता है कि आप उसको आंखों से देखें, चाइनीज पेंटर ये चाहता है कि आप उसको मन से देखें, उसको अपनी आत्मा से देखें। और यूरोपियन पेंटिंग था वो जैसा बनता था वैसे ही दिखाई देता था। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, वो है शेंसुई। अब देखिए बहुत ही एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये चाइनीज कॉन्सेप्ट है और वो है शेंसुई। तो शेंसुई क्या मतलब है? शेंसुई ये जो है पेंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर।
माउंटेन वाटर। तो जो भी चार्लिस पेंटिंग बनाते थे उसमें या तो माउंटेन होता था और या तो वाटर, मतलब दोनों चीजें रहती थी। चार्लिस पेंटर माउंटेन वाटर, सेंचुरी का मतलब है माउंटेन वाटर और दोनों मिला करके है लैंडस्केप। यानी जो पेंटिंग बनाते थे उसमें माउंटेन और वाटर का होना जरूरी है, तभी वो पेंटिंग पूरी होती थी। और वो एक अनपेंटेड पार्ट भी छोड़ते थे जिसको बोलते थे वाइड। इन दोनों के बीच में एक अनपेंटेड पार्ट था जो था वाइड। तो उसका ये कहना था, जो चार्लिस पेंटर था उसका ये कहना था कि माउंटेन का वाटर से जो कनेक्शन होगा वो वाइड के जरिए होगा। वाइड इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो माउंटेन है उसको माना गया मेल पोर्शन। पूरे यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट और एक कम्युनिकेशन का भी पार्ट है। ये तीनों चीजें हैं जिससे यूनिवर्स चलती है। तो जो माउंटेन है वो क्या है, मेल पार्ट है और जो वाटर है वो फीमेल पार्ट है। तो मेल और फीमेल इन दोनों को कंबाइन करने वाला जो चीज है वो वाइड है। तो वो जब सीनरी बनाते थे माउंटेन होता था, वाटर होता था और साथ में खाली जगह होती थी और उसको कहते थे कि ये वही जगह है, ये वही चीज है जिसको माउंटेन और फीमेल, जिसकी वजह से वो कनेक्ट होते हैं। तब ये पेंटिंग अलाइव हो जाती थी, उनमें जान आ जाती थी और वो असली हो जाता था। इस तरह से पूरा यूनिवर्स हमारा चलता है। जो चार्लिस पेंटर थे, आप इसको कहते हैं दाओइस्ट व्यू। दाओ की विचारधारा, ये दाओ की विचारधारा है। तो ये जो थे दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं। आप माउंटेन को कह सकते हैं यांग। चाइनीज भाषा में जो माउंटेन है ये क्या है, यांग है। और जो आपका ये जो आपका दूसरा पार्ट है ये है ये है ये। तो जो यांग है वो मेल पार्ट है, जो यिन है वो फीमेल पार्ट है। कैसे फीमेल पार्ट है, नदी है, नदी क्या होती है, बहती रहती है। फ्लूइड पार्ट, जो फ्लूइड पार्ट है, बहने वाला पार्ट है, वो है फीमेल पार्ट। और जो स्टेबल है, जो इरेक्ट है, जो स्टेबल है, वो है मेल पार्ट। तो इन दोनों को मिलाने वाला काम करता है वाइड। तो चार्लिस पेंटर मानते थे जिस तरह से पूरी दुनिया चल रही है, पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है। दो क्या तीन चीज की जरूरत पड़ती है। एक है मेल पार्ट और दूसरा फीमेल पार्ट। दोनों को मिलाया जाएगा तभी दुनिया चलेगी। तो पेंटिंग में भी ऐसे ही था। पेंटिंग में उसका कहना था जो माउंटेन है वो मेल पार्ट है और जो वाटर है वो फीमेल पार्ट है। दोनों जब मिलते हैं तो लाइफ हो जाता है, उसमें जान आ जाती है, उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट आ जाता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पूरा जो यूनिवर्स है, अगर आप दूसरे वे में एक टर्म है प्राणायाम, जैसे अगर हम लेते हैं प्राणायाम, तो प्राणायाम के भी दो पार्ट हैं। एक है ब्रीद आउट और दूसरा है ब्रीद इन। और एक होता है रिटेन। तो जो ब्रीद आउट है, जो ब्रीद आउट है, जैसे हमें सांस बाहर फेंकना है, तो हम जब सांस बाहर फेंकते हैं तो हॉट एयर निकलता है और जब सांस अंदर खींचते हैं
सांस को रोकते हैं, और जो रोकने का काम है उसको बोलते हैं रिटेन। यानी जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक हम ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन में कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह से पूरे यूनिवर्स के लिए मेल और फीमेल चाहिए, उस तरह से प्राणायाम करने के लिए, इसलिए जब प्राणायाम करते हैं तो जो प्राणायाम होता है ये एक तरह से हमारे सोल को जगा देता है। सोल को कैसे जगा देता है? क्योंकि हम ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं। ब्रीथ आउट हो गया मेल पार्ट और ब्रीथ इन हो गया फीमेल पार्ट। इन दोनों को जो कनेक्शन होता है वो रिटेन से होता है। इसी तरह अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें, हम अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें तो पूरे यूनिवर्स में जो मैन है और जो अर्थ है और जो हेवन है, ये तीन पार्ट है, मैन, अर्थ, हेवन। तो आप देखिए ये जो हेवन है इसको आप मान लीजिए मेल पार्ट है, और जो अर्थ है वो समझ लीजिए फीमेल पार्ट है, और जो मैन है वो क्या है? ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। अगर मैन नहीं रहेगा तो ना तो स्वर्ग रहेगा, ना नरक रहेगा, ना पृथ्वी रहेगी, ना उसका अस्तित्व रहेगा। यानी पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए भी वही चीज चाहिए जो पेंटिंग में चाहिए, जो प्राणायाम में चाहिए, वही चीज यूनिवर्स में भी चाहिए। तो इस तरह से जो दाओ की ये विचारधारा है उसने कैसे प्रूव किया था ये सब। अब इसमें एक अलग तरह की पेंटिंग दी गई है और वो है आउटसाइडर आर्ट। आउटसाइडर आर्ट क्या होता है? आउटसाइडर आर्ट का मतलब है एक ऐसा आर्ट जिसके लिए किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, किसी भी आपको स्किल की जरूरत नहीं है, मतलब कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ना तो आपके पूर्वज इससे रिलेटेड हो, इससे भी कोई आपको जरूरत नहीं है। ये जो आउटसाइडर आर्ट है कि आउटसाइडर आर्ट को शुरू जो किया था वो फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफोर्ट ने किया था। जीन मतलब जो आउटसाइडर आर्ट के जो फाउंडर है वो है जीन डुबुफोर्ट। ये फ्रेंच पेंटर थे। उनका ये था कि पहले इसकी तरफ झुकाव कम लोगों का था। ये एक ऐसा पेंटिंग था जिसके लिए आपको कहीं भी सीखने की जरूरत नहीं है। अचानक आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और आपने किसी चीज को कला का रूप दे दिया, तो आउटसाइडर आर्ट है। पत्थर फेंका हुआ है, उसको आपने ठोक बजाकर मूर्ति बना दिया। पेड़ का तना फेंका हुआ है, उसको आपने कोई कला का रूप दे दिया, तो ये आउटसाइडर आर्ट। भारत में आउटसाइडर आर्ट को लाने वाला जो व्यक्ति है वो है नेकचंद। नेकचंद ने क्या किया है? चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है वो नेकचंद ने बनाया है। उसने भी यही काम किया। उसने जंगल को साफ करवा करके जो पत्थर के टुकड़े वगैरह थे उसको कला का रूप दे दिया, तो उसको माना गया आउटसाइडर आर्ट। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे चाइनीज पेंटिंग, यूरोपियन पेंटिंग और आउटसाइडर आर्ट, इस तरह से